नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में आज बात करेंगे कंपनी का नाम जो कि है लिंड्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हम इसी को समझने के लिए आए हैं क्योंकि ये करीब नियरली आज के ट्रेडिंग सेशन में देखूँ अभी तक का तो नियरली 3% तक चढ़ा था। दोबारा थोड़ा सा हल्का झुकावट देखने को मिला है, थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिला है। क्या है इसका स्टॉक्स में, एक एक स्टेप बाय हम जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो अभी रिसेंटली कुछ मूवमेंट हो सकता है जो हो रहा है वो ये हुआ है, कंपनी एक्स पार्टी एक केस थी जिसके ऊपर एक सेबी की तरफ से वो उसमें उसको जीत मिला है एक्स पार्टी की तरफ से। तो ये एक इसके लिए कंपनी की इंफॉर्मेशन थी। यदि इंफॉर्मेशन वाले सर्कल में जाऊं तो ये निकल के आता है जो कंप्लायंस एज पर दो एक्स इंटरिम ऑर्डर मिला इनको, जो कि एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर मिला है। तो चलते हैं आगे, जानते हैं क्या कंपनी का क्या क्या है रिएक्शंस और कंपनी क्या करती है। लिंड्स इंडिया जो है कंपनी जो कॉमर्शियल गैस है उसमें डील करती है। तो उसमें देखें इनके पास काफ़ी सारी कंपनियां हैं इंडिया और इंडिया से बाहर। लिंड्स इंडिया लिमिटेड जो कि इनकी मेन कंपनियां हैं। प्रोसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कुछ इनकी फैक्ट्रियाँ बड़े हैं, कुछ एशिया सर्विस जो कि साउथ है एशिया में है। और एक कंपनी और है लेंस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कुछ इंडिया से और कुछ इंडिया से बाहर। इसमें से एक नाम निकल के आता है लेंस ग्लोबल सपोर्ट एंड लेंस पीएलसी। ये कुछ कंपनियां इनके पास थी जो कि इसको कहते हैं फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स में इसलिए आता है क्योंकि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है और कहाँ कहाँ पे इसके प्लांट्स और बिजनेस एक्टिविटी काम करती है। दूसरी बात करते हैं मार्केट में स्टॉक की जो रेंज है करीब 8500 के आसपास है। इसको यदि राउंड ऑफ लेके देखा जाए, 52वीं की हाई की बात करें तो रिसेंटली में 52वीं की हाई को ही ब्रेक किया है और लगता है इसने आज ही ब्रेक किया है क्या। तो इसको देखें तो 8570 को इसने आज ही ब्रेकआउट किया है और ये ट्रेंडिंग में है स्टॉक। अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट करके थोड़ा सा जो रिसेंटली 52 हाई को ब्रेक करके थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वो अक्सर होते रहता है चीज़ों को। 52 की लो की बात करेंगे तो करीब 3800 के आसपास है। तो मान लेते हैं नियरली ये डबल के आसपास का जो रेंज था इसका, बॉटम से लेकर के टॉप तक का। अभी इसका टॉप चल रहा है और टॉप लेवल में इसकी जो रेंज है वो कितनी 3800 से स्टार्ट होकर 8500 तक का रेंज निकल के आती है बॉटम टू हाई के लिए। बीच में और भी मूवमेंट होती है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आर की बात करें तो करीब 13.5% के आसपास निकलती है। और इसका देखें यदि हम इंडस्ट्री वाइज तो इंडस्ट्रियल गैस कमी काम करती है। एक साल की चार्ट देखें तो एक साल के चार्ट में कभी ऐसा नहीं लगा जो स्टॉक्स ने काफ़ी डाउनफॉल या काफ़ी सारा बुल मार्केट देखा हो। रिसेंटली कुछ दिनों से जब का रिजल्ट का पार्ट आने की उम्मीद करते हैं तब जाके इसका जो पोर्शंस है वो काफ़ी इंक्रीजेबल लगती है। 5 दिन के चार्ट में देखें तो 5 दिन के चार्ट में कई बार इसने जंप किया है, जो कि 25 अप्रैल को जंप किया। उसके बाद रिसेंटली इसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद 2 मई को बाद दोबारा इसमें 2 मई को जंप कर रही है। तो ये थोड़ा सा इस सप्ताह में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एक महीने के चार्ट को देखो तो एक महीने के चार्ट में तो एक चीज़ और देखें तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का क्या हाल है। यदि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो करीब 7000 और करीब करीब 10,000 के आसपास की वॉल्यूम्स निकल के आती है। तो एक महीने और 3 महीने के चार्ट में जो है काफ़ी गैप है, क्योंकि एक महीने में थोड़ा सा जंप था लेकिन ओवरऑल 3 महीने के डेटा को एक कंपेयर करके लूँ तो काफ़ी ग्रोथ किया है, क्योंकि 3 महीने में स्टॉक ने नियरली 5,000 के आसपास था और वो 8,000 पे जाता है, अर्थात 60% से ज़्यादा का ग्रोथ लेवल दर्ज करती है 3 महीने के अंदर। 6 महीने के डेटा बेसिस में देखें तो नियरली वही 6,000 के आसपास था और स्टॉक्स ने करीब नियरली करीब 4200 के आसपास गया है। तो यहाँ भी जंप किया है और एक साल में तो अच्छा खासा जंप है। इसको भी हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में देखें तो टेक्निकल चार्ट में हमने लिखा तो इसमें स्टॉक ने बैक टू बैक जंप देखा है। इसमें जब भी थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब भी देखने को मिलता है स्टॉक ने जंप किया है। और अभी भी इसका दर्शाता है जो स्टॉक ने जो गिरावट थोड़ी सी की है अभी प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो दोबारा इसमें जंप आने की चांसेस लग रही है। इसका बैक सपोर्ट तो काफ़ी है। ऊपर का पूरा आसमान खाली है क्योंकि रिजल्ट का पार्ट अभी अभी बचा है। जानते हैं आगे फंडामेंटल्स में क्या है कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस में। तो इसका 23 तक का जो डेटा निकल के आता है जिसमें फाइनल डिविडेंड की बात करती है कंपनी, तब एक बार मुझे थोड़ी सी इसमें चंभित करती है, क्योंकि ये यदि स्टॉक की प्राइस नियरली
8,000 के आसपास है, 8,000 8,500 के आसपास। तो इसका डिविडेंड का पार्ट काफ़ी कम है, तो इसलिए जो डिविडेंड का पार्ट होता है वो तो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, तब भी जो परसेंटेज है काफ़ी, उसको यदि फेस वैल्यू से लूँ तब तो इंक्रीज करता है, लेकिन उसको यदि हम मार्केट रेंज के हिसाब से लें तो काफ़ी ही डाउन कम देखने को मिलती है। तो इसके अंदर तब भी देखें तो करीब करीब इसने 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। अभी 24 में डिविडेंड का पार्ट अभी नहीं दिया है, अगस्त का डिविडेंड का पार्ट होता है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है। रिजल्ट आने की जल्दी उम्मीद करते हैं इसका, बोर्ड मीटिंग वगैरह का, उसके बाद इसका सारा रिएक्शन देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो अभी दिसंबर तक का डेटा यहाँ अवेलेबल है, उस डेटा के बेसिस पे देखें तो कंपनी ने पिछले पीरियड जो सितंबर दिसंबर था उसमें थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा है रिवेन्यू के अंदर। रिवेन्यू में जो 711 करोड़ के आसपास था उसमें 706 करोड़ के आसपास होती है। नेट प्रॉफिट जो 106 करोड़ का था उसमें इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, करीब 15% से लेकर के 16.59 अर्थात इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पी रेशियो और आरओई भी इंक्रीज करता है। तो ये भी दोनों चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव दिखा रहा है। जो रिवेन्यू के बेस पे जो प्रॉफिट था वो इनका इंक्रीजमेंट ज़्यादा था। क्या क्वार्टरली बाय क्वार्टरली भी इसका ये सेम परफॉर्मेंस चलती है या कुछ ऐसा डिफिशिट भी है? इसको हम क्वार्टरली टू क्वार्टरली का देखें, व्यू कंसोलिडेटेड के हिसाब से देखें तो ये निकल के आती है कंपनी पिछले कुछ पीरियड में तो थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है, क्योंकि इसकी हाँ इसके और भी सब्सिडी कंपनी है, सबको मिला जुला के देखें तो, क्योंकि ये जून में और जुलाई सितंबर में, जून में 721 करोड़, जून सितंबर में 711 करोड़ के आसपास का सेल्स रहा है। इसको प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के पार्ट में इन सबको पीछे छोड़ते हुए अभी उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, नियरली 186 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करती है कंपनी। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिले, क्योंकि कई बार ये जो चीज़ें हैं जैसे मार्च 23 वाले डेटा में निकल के आते हैं जो 29-30% के आसपास की इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, लेकिन अभी जो मार्च का एक्सपेक्टेशन है उसी एक्सपेक्टेशन में यदि काम करता रहे, क्योंकि ये मार्च में ही ज़्यादा इंक्रीज किया था, तो मार्च में यदि यहाँ पे इंक्रीज करता है नियरली 20% के आसपास, तो सोचिए कितना इंक्रीज करता है। इस हिसाब से यदि नियरली 26 से लेकर के 30% तक की इसका जो ग्रो लेवल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो आना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़ा सा पिछले क्वार्टर पे क्वार्टर को देखो तो एक दो जगह पे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रहा है, जबकि जिसको कुछ पीरियड में 303 करोड़ और 172 करोड़ था। लेकिन फिलहाल कुछ क्वार्टर बाय क्वार्टर देखो, एक साल 1.5 साल से तो कंपनी ने 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट लिया था, और इसका ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आएगा उसका परफॉर्मेंस और भी मार्केट को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्शन चल रहा है और 52 हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग में कंपनी के पास जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो नियरली 25% की होल्डिंग है। तो जो 25% की होल्डिंग है उसमें कौन से बड़े लोग हैं, उसमें बात करें तो सबसे पहले प्रमोटर में देखो कोई बड़ा नाम जिसमें एक ही कंपनी का नाम निकल के आता है, ये कंपनी है द BOC ग्रुप्स लिमिटेड यूके। दोस्तों ये क्लियरिटी आ गई यहाँ पे, जो कंपनी जो है लेंस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी विदेशी कंपनी है कहने के लिए, लेकिन काम तो इंडिया में करती है। विदेशी कहने कंपनी का मतलब ये इसमें 75% की जो पोजीशंस हैं वो विदेशी कंपनी है, जिनका नाम है BOC ग्रुप्स लिमिटेड, इनके पास फंड है। दूसरा देखें जो FI है, यहाँ पे FI का पोजीशंस काफ़ी बेहतर नहीं रहे, जो जैसा है वैसा ही पोजीशंस में है। जहाँ तक DI की बात हो तो DI यहाँ से अपनी पोजीशन हल्का किया है, और जो DI ने थोड़ा सा हल्का नहीं सॉरी थोड़ा सा मार्च तक का डेटा आया, तो मार्च तक के डेटा में थोड़ा सा पोजीशन को इनबिल्ट किया और थोड़ा सा किया है, क्योंकि वो जो पब्लिक के पास था पब्लिक से थोड़ा सा इसने ओपन मार्केट से शेयर को ले लिया। यहाँ पे DI की बात करें, DI में कोई बड़े नाम निकल के आते हैं, जिसमें निपन लाइफ्स का नाम निकल के आता है जिसमें सारे, दूसरा निकल के आता है कोटक महिंद्रा का, और बाकी कुछ निकलता। पब्लिक के अंदर देखें तो पब्लिक में ऐसा कुछ नाम तो इसमें एक मनीष जैन करके आते हैं, जिनके पास कोई नियर अबाउट द 2% के आसपास की पोजीशन है। अब ये हमेशा से देखने को मिलती है, यहाँ पे 2% के आसपास इनकी पोजीशन हैं। अब ये क्या है कंपनी के रिलेशंस में है या कोई कोई बिग बुल हैं जो कि एक बड़े इन्वेस्टर्स के तौर पे हो सकता है। अब जो लास्ट स्टेप में हम बातें करेंगे वो करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा पिछले 10 साल के डेटा है, और इस डेटा बेसिस में
हमने हमेशा कहा ये कट ऑफ डेट के बेसिस का है, एक पीरियड का डेटा बेसिस है। लास्ट आज से 10 साल पहले और 5 साल पहले या 3 साल पहले जो क्लोजिंग प्राइस था, उसको आज के मार्केट के क्लोजिंग प्राइस से जो डिफरेंस आता है उसकी के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ और परसेंटेज ऑफ डाउन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें 10 साल में कंपनी ने नियरली 2600% के आसपास जंप किया है। 5 साल में नियरली 1700 1650 से ज़्यादा जंप किया है। 3 साल में देखो तो करीब 360% के करीब पहुंच चुका है। 2 साल की डेटा की बात करो तो 140% किया है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टॉक मार्केट नाम सुनते हैं ना लगता है पैसे की बरसात होती है, और ऐसे पैसे की बरसात होती है, एक्चुअली में होती भी है। और पकड़ने वाले जो पकड़ते हैं, जिनको पकड़ना आता है पैसे की बरसातों में, जो पैसे पकड़ने वाले हैं वो पकड़ते भी हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक ट्रेडिंग के तौर पे। तो कुछ इन्वेस्टमेंट की पार्ट होती है, कुछ ट्रेडिंग की पार्ट होती है। अब डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन वो क्या इसका मोटिव्स हैं, इन्वेस्टमेंट का मोटिव है और द ट्रेडिंग का मोटिव है। क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जो जो बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं वो उनका मोटिव्स होता है लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि लंबे पीरियड के बाद ही आपकी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज करती है। इसलिए चलते हैं 1 साल के डेटाबेस में, 1 साल में 110% का जंप करता है। यदि इसी को कंपेयर करें किसी एफडी वगैरह से तो 108% की आती है यहाँ पे, सॉरी 8% की आती है। पूरे साल में आपको 100 रुपये के 108 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे 100 रुपये के बदले आपको 210 रुपये के आसपास मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी रेंज इंक्रीज करता है। 6 महीने की डेटा के बाद तो करीब 36%। और अभी रिसेंटली देखूँ तो कंपनी ने बेटर परफॉर्मेंस अभी और स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट का पार्ट बचा हुआ है। तो 3 महीने में करीब 51%, 1 महीने में देखो तो 22% के आसपास, 2 सप्ताह में देखो तो करीब 17-18% का। और ट्रेंडिंग के हिसाब से देखूँ तो स्टॉक्स ने पिछले 3 महीने से ट्रेंडिंग दिखा रहा है, और 3 महीने में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 2 सप्ताह में देखो तब भी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिलहाल 1 सप्ताह में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, एक डेट के बेसिस पे। लेकिन इसको यदि हम इसको पिकअप डेट ही कहते हैं, क्योंकि पिकअप डेट इसको कहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब से स्टार्ट हुई है, जिसको पिछले पीरियड के हिसाब से लो, तो पिकअप क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से उसको देखें तो थोड़ा सा भी डाउन साइड है। लेकिन ओवरली आज के मार्केट में ट्रेंडिंग रहा है, और नियरली ये अपनी जो 5% का एक 5% नहीं, जो सॉरी अपनी जो 52 हाई था उसको इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये इस कंपनी के लिए अच्छी खबर थी। अपना नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे चार्ट में कुछ चीज़ें मैं वैसे 6 महीने या 6 महीने के चार्ट को ही लेता हूँ। 6 महीने के चार्ट में ओनली 50 डे को चार्ट मानता हूँ, तो इसके काफ़ी ऊपर निकल चुका है। और 200 डे को मार्क करूँ तो काफ़ी ही ऊपर निकल चुका है, कुछ कहने की बात बचती नहीं है। फिर कहती है कंपनी का जो डिटेल्स हैं कुछ, उसमें कहती है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट्स फ्री, कंपनी डेट्स फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि 90% CAGR के हिसाब से आपकी लास्ट 5 ईयर में 90% के आसपास की ग्रोथ लेवल है। कंपनी है कि जो मेंटेन अब द हेल्दी डिविडेंड का पार्ट अभी तक दिया है 19% के आसपास का। तो ये जितने भी पोजिशंस उसके हैं वो सब के सब एक पॉजिटिवली रिएक्शंस देता है। और साथ में देखें इस कंपनी का, यदि हम पीयर्स कंपनी की बात करें तो पीयर्स में क्या निकल के आती है। पीयर्स में आती है ब्रिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। SRF की बात करूँ, इसका अभी हमने स्टडी नहीं किया है, ये हमारा पेंडिंग है। लेंस इंडिया हमने ऑलरेडी स्टडी किया, अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। गुजरात फ्यूरो रच जो है कंपनी, इस पर हमने शायद अभी नहीं किया है। एक है दीपक न्यूट्रिस न्यूट्राइट, इस पर भी नहीं किया है। बाकी गोदरेज इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल जो है, इन सब पे हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। लगता है मुझे टाटा केमिकल पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सेम बेस में फंडामेंटल टू टेक्निकल की चीज़ है। तो दोस्तों मैं आप लोग कभी कभार सोचते होंगे ये टेक्निकल तो कुछ समझाता नहीं है। टेक्निकल में दोस्तों मैं उतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल की चीज़ों के लिए और काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है। और डेटा यहाँ पे मैं आपके साथ रखूँ साथ में, तो आप इसके साथ साथ फंडामेंटल के साथ साथ आप डेटा में कंफ्यूज हो जाओगे, जो हम पहले कहाँ पे जाएं, कौन सा स्टडी करें। दोस्तों इसके लिए हमारी एक हम अलग से स्टडी करते हैं, जो कि ओनली ऑन टेक्निकल पार्ट होती है, जहाँ पे किसी स्टॉक में कितनी ओपन इंटरेस्ट है, या कितनी उसका वैल्यूएशंस निकल के आती है, या मार्केट में जो स्टॉक की रेंज निकल के आती है वो क्या रेंज, उसकी वैल्यूएशंस क्या है, क्योंकि उसका स्टॉक गिरेगा चढ़ेगा,
तो वो चीज़ें निकलती है, उसके लिए और भी डेटा चाहिए होता है, उसके लिए फिर वीडियो काफ़ी लंबा होता है। हम ट्राई करते हैं इसको अगले जो कुछ और भी स्टडी करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट उनको इंक्लूड करते चलें, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर परफॉर्म बेहतर बेटर हो। तो हम बातें कर रहे थे जिस कंपनी के बारे में, लेंस, जो कि थोड़ा सा 52x हाई पे चल रहा था, और कंपनी क्या करती है पता है, कॉमर्शियल गैसेस में डील करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।